तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट क्लास हमने ज्योग्राफी की देखी थी एनसीईआरटी की, आप लोग उसको रिवाइज करना। आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी उतना ही है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उतना ही पूछेगा आप लोगों से, उससे ज़्यादा पूछना भी नहीं है। आज से हम लोग कुछ क्लासेज उत्तराखंड की शुरू करेंगे, यानी उसमें हम टिहरी रियासत को देखेंगे। और टिहरी रियासत जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो भारत में टिहरी के विलय तक का पोर्शन में उसका कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग उसको ढंग से इस वीडियो को तैयार करना और अपने नोट्स जो जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान रखना है, नोट करना है, ठीक है। दूसरी बात, जो आने वाला संडे है उसका जो क्विज रहेगा हमारा, उसके टॉपिक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जिसने भी उस क्विज टॉपिक को नोट नहीं किया है, आप लोग मेरे कम्युनिटी टैब में जाके एक पोस्ट दिखेगी आपको, वहाँ संडे क्विज वाली जो रिसेंटली मैंने डाली थी 2 या 3 दिन पहले, उसको देख के आप लोग क्या करेंगे, 7:30 बजे संडे को मुझे लाइव मिलेंगे, हम फिर से वही संडे लाइव में क्विज करेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक की मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टिहरी रियासत, ठीक है। इसको ढंग से आपने समझना है और मैं इसको आपका टिहरी के भारत में विलय तक का पोर्शन कंप्लीट कर दूंगा, ठीक। इसको हेडिंग डाल लीजिए ऐसे, टिहरी रियासत क्या आएगा मैं बता दूंगा। जब आज की वीडियो चलेगी बीच में मैं बताऊंगा आगे की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ठीक है। देखिए अब आप लोगों को ये पता है कि मई 1804 ईस्वी में यहाँ पे किसने कब्जा कर लिया था, गोरखों का, ठीक है, मई 1804। इससे पहले क्या हो रहा था, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, ये जो गढ़वाल का इलाका था यहाँ पे पवार राजवंश शासन करता था। आप लोग सब जान चुके हैं प्रद्युम्न शाह को कैसे गोरखों ने पराजित किया, खुड़बड़ा का युद्ध कैसे हुआ, सब पढ़ा दिया था, ठीक है। यानी यहाँ से किसका यहाँ पे गढ़वाल में शासन हो गया, गोरखों का, ठीक है। जो मैं ध्यान से देखना, एज ए स्टोरी हम इसको पढ़ेंगे और मैं आपको निश्चित तौर पे गारंटी दे रहा हूं कहीं भी किसी कॉन्सेप्ट में आप नहीं फंसेंगे, ठीक है। फैक्ट में डिफरेंस आ सकता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा एग्जाम में आपका गलत ना हो, ठीक है। यानी गोरखों का कब्जा हो गया था, तो गोरखों का कब्जा हो गया तो जो पवार राजवंश था उसके जो आगे के वंशज थे वो कौन थे, उनमें कौन था, उनमें एक राजा था उसका नाम था सुदर्शन शाह, ठीक है। अब देखिए सुदर्शन शाह को यहाँ तक गद्दी तो नहीं मिली, ठीक है, सुदर्शन शाह को गद्दी नहीं मिली और ये कहा जाता है कि ये भागकर कहाँ शरण ले लेते हैं, बरेली में, ठीक। ऐसी कहा जाता है कि बरेली में शरण लेता है। और ये बरेली में जब शरण लेता है, इसका हमेशा से ये रहता है कि कैसे ही मैं अपने जो पूर्वजों का जो हमारा वंशज जहाँ पे शासन कर रहा था टिहरी पे, या जो श्रीनगर के इलाके में हम शासन कर रहे थे, वो उसे प्राप्त करना चाह रहा था, ठीक है। तो अब प्राप्त करने के लिए एक ही ऑप्शन था कि वो अंग्रेजों से मदद मांगता, अंग्रेजों के पास जाता, ठीक है। एक हल्की फुल्की स्टोरी AR गिल साहब ने एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, वैली ऑफ दून। कौन सी, ये पेपर में भी आता है आपका कभी कभी, ठीक है, वैली ऑफ दून। ये किसने लिखी है, दून घाटी यानी वैली ऑफ दून, AR गिल साहब ने, ठीक है। AR गिल साहब इसमें क्या वर्णन करते हैं, कहते हैं कि जो सुदर्शन शाह था वो भागकर जब बरेली शरण ले लेता है, वहां पे एक बरेली में एक इनका अंग्रेज अधिकारी होता है, उसका नाम था कैप्टन हेयर से, यंग हेयर से, ठीक है। क्या नाम था उसका, कैप्टन यंग हेयर से, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, समझ जाना, कैप्टन यंग हेयर से, ठीक। इसी टाइप का कुछ नाम था उसका। वो क्या कर रहा था, हेयर से या जो भी है हेयर से, इसमें ज़्यादा इसमें फैक्ट है, आपको ये ध्यान नहीं देना है, मतलब, ठीक है, कैप्टन हेयर रंग या हेयर से रंग जो भी है, यंग, ठीक। अब इसमें ये कहते हैं कि टिहरी रियासत को, मतलब जो श्रीनगर का इलाका प्राप्त करना चाहता सुदर्शन शाह, उसने क्या किया, सुदर्शन शाह ने दून घाटी को यानी दून परगने को इस कैप्टन हेयर यंग को बेच दिया। किसको, दून परगने को। ये कौन बताते हैं, वैली ऑफ दून में ये AR गिल साहब ने लिखा है कि दून का जो परगना था सुदर्शन शाह ने लगभग 3005 रुपए में, वैली ऑफ दून यानी दून का इलाका जो था, दून परगना था, इसको बेच दिया अंग्रेज अधिकारी को। उसके बाद पैसे की कमी थी। एक बात बताइए, जिस वंशज का शासक वो था, जितना उसके पास संपत्ति थी, वो क्यों एक दून जैसी घाटी को 3000 रुपये में किसी को बेचेगा। खुद सोचने वाली बात है, जब इतना उपजाऊ इलाका था वो क्यों इस चीज़ को बेचेगा, ठीक है। तो ये जो वैली ऑफ दून में AR गिल साहब ने कहा है, ये कहीं भी मतलब सही लगता नहीं है, ठीक है। पूरी जो फैक्ट वो बता रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या है, अनावश्यक रूप से उन्हें बताया गया है, ठीक है, गलत तरीके से इसको बताया गया। अब देखिए, जब यहाँ पे अंग्रेज शासन कर रहे थे तो अंग्रेज भी चाहते थे, जब गोरखे शासन कर रहे थे अंग्रेज भी ये चाहते थे गोरखों को यहाँ से पराजित किया जाए, गोरखों को यहाँ से हटाया जाए और अंग्रेज यहाँ पे क्या हो, स्थापित हो। अब अंग्रेज स्थापित होंगे, उसके लिए उन्हें यहाँ की जनता का सहयोग चाहिए होगा। जनता का सहयोग चाहिए होगा, सुदर्शन शाह या पवार वंशज जो थे उनसे उनने भी क्या ली, हेल्प दी अंग्रेजों ने। यानी कहीं ना कहीं
वो बन रहा था इनका संबंध। यहाँ था अंग्रेज, यहाँ थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह चाहता था कि उसको पुराना अपना टिहरी राज्य, मतलब जो श्रीनगर वगैरह जो गढ़वाल का वंशज है, गढ़वाल था, उसको वो मिल जाए। अंग्रेज चाहते थे गोरखों को पराजित करके यहाँ से भगाया जाए और हम यहाँ पे अधिकार करें। ठीक, तो इन लोगों ने आपस में एक प्रकार का एग्रीमेंट टाइप का समझ लीजिए, एक प्रकार का समझौता कर लिया सुदर्शन शाह और अंग्रेजों ने कि हम लोग क्या करेंगे, गोरखाओं को यहाँ पराजित करेंगे और अंग्रेज क्या करेंगे, सुदर्शन शाह से हेल्प लेंगे और सुदर्शन शाह यहाँ की जनता को कन्वेंस करेगा कि वो अंग्रेजों का समर्थन करे, अंग्रेजों को सहयोग करे, तभी गोरखों से यहाँ मुक्ति पाई जा सकती है। क्योंकि गोरखों का शासन मैंने आपको जब पढ़ाया था कितना अत्याचारी शासन उनका था, कितना बकवास शासन उनका यहाँ पे था, तो प्रजा भी उनसे परेशान थी। तो अंग्रेज और सुदर्शन शाह ये चाहते थे हम आपस में एकत्र होकर गोरखों को यहाँ से पराजित करें। तो कहानी सब ठीक थी। फाइनली 1815 में गार्डनर यहाँ पे क्या बनता है, कमिश्नर बनता है। यानी गोरखों को पराजित करने के बाद, गोरखों से एग्रीमेंट कराने के बाद, सब पढ़ा चुका हूँ। 1815 में गार्डनर कहाँ का कमिश्नर बन जाता है, कुमाऊं का। गार्डनर जब कमिश्नर बनता है, इसके साथ जो अगले कमिश्नर आते हैं वो ट्रेल साहब आते हैं। वो कब आते हैं, 1816 में। तो ट्रेल साहब जब कमिश्नर आते हैं तो 1815 में जब गोरखा यहाँ से पराजित हो जाते हैं तो टिहरी का जो इलाका था, जिसको टिहरी रियासत बोला गया, वो सुदर्शन शाह को मिल गया। यानी सुदर्शन शाह जो था वो किस इलाके में पहुंच गया, टिहरी में। ठीक है, यानी सुदर्शन शाह को क्या मिल गया, टिहरी का इलाका मिल गया। अब देखिए, ये कभी नहीं चाहता था कि इसको टिहरी मिली, ये चाहता था इसको श्रीनगर मिले। टिहरी तो एक बंजर भूमि थी, एक मतलब आप बेहड़ इलाका, एक ऐसा इलाका, एक जंगल का इलाका, बिल्कुल सन्नाटेदार इलाका, वहाँ कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो 1815 के आसपास इसको टिहरी तो मिल गया, लेकिन इसकी चाह थी इसको अपने जो पूर्वज थे उनकी जो राजधानी हुआ करती थी, उनके जो शासन था वो श्रीनगर में था। ये जो सुदर्शन शाह था ये क्या चाहता था, श्रीनगर को चाहता था। अब देखिए, ट्रेल साहब जब आए, ट्रेल साहब के ने एक मतलब रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों ने किया नागपुर परगने में बैठे, नागपुर परगना ये महाराष्ट्र वाला मत समझिएगा आप। ठीक है, नागपुर परगने में बैठकर इस टिहरी का सीमा का निर्धारण किया गया कि किस इलाके को टिहरी रियासत बोलोगे। वो किसके आधार पर तय हुआ, ट्रेल साहब की रिपोर्ट के आधार पर। यानी ट्रेल साहब एक रिपोर्ट पेश करते हैं, उस रिपोर्ट को पेश करने के बाद नागपुर परगने में ये बैठ के टिहरी रियासत की सीमा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं और ये तय करते हैं टिहरी की रियासत में कौन सी सीमा आएगी। ठीक है, जब इतनी कहानी सब चल रही थी तो आगे चल के क्या होता है, जब ये सीमा का निर्धारण हो गया था 1820 में, यानी मार्च 1820, 4 मार्च 1820 को एक संधि होती है। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, 4 मार्च 1820 को एक संधि होती है। वो जो संधि थी वो किसके बीच थी, सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों के बीच। ठीक है, किस किस के बीच थी, एक साइड था सुदर्शन शाह, दूसरे साइड थे अंग्रेज। ठीक है, इसके बीच क्या होती है, एक संधि होती है। इस संधि के तहत क्या प्रावधान होता है कि जो टिहरी रियासत में जो सीमा का निर्धारण था, यानी जो टिहरी रियासत का इलाका था, उस पर पवार वंशजों के अधिकार को स्वीकृति दी गई औपचारिक रूप से। यानी जो पवार के अब वंशज बैठेंगे, सुदर्शन शाह और उसकी वंशावली, उनके अधिकार के अंदर टिहरी और उसके रियासत में जितना भी इलाका आता था उसको स्वीकृति इस एग्रीमेंट के तहत मिल गई। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हुआ, जो सुदर्शन शाह था उसने भी अंग्रेजों से वादा किया किसी भी युद्ध की स्थिति में, अंग्रेजों के साथ किसी भी संकट की स्थिति में सुदर्शन शाह उनके साथ खड़ा रहेगा। अपने आप में एक एग्रीमेंट हो गया, तो ये सब ठीक चल रहा था। तो इसी दौरान क्या होता है, मैंने पहले भी कहा, सुदर्शन शाह तो क्या चाह रहा था, श्रीनगर के इलाके को चाह रहा था, नहीं मिला, मन मार के उसको क्या करना पड़ा, अंग्रेजों की एक प्रकार की चाल ही थी, वो श्रीनगर नहीं दे सकते थे। ठीक है, क्योंकि श्रीनगर अपने आप में पहले से विकसित इलाका था, उसको जो बेहड़ इलाका मिला वो टिहरी का मिला। बाद में क्या किया इन लोगों ने, 1824 के आसपास जो रवाई का इलाका है, कहाँ का इलाका, रवाई, इस रवाई के इलाके को भी इसमें शामिल कर दिया टिहरी रियासत में। अगर आपसे कभी पूछता है रवाई के इलाके को टिहरी में कब सम्मिलित किया गया, 1824। ठीक है, तो ये सब कहानी चल रही थी। टिहरी अपने आप में एक अलग रियासत बन चुकी थी, जैसे भारत में अलग देशी रियासत थी। वहाँ क्या होता था, वहाँ के शासक यानी राजा शासन करता था, ब्रिटिश वहाँ हस्तक्षेप नहीं करते थे, कहने के लिए नहीं करते थे, करते तो थे ही। तो अब यहाँ पे जब 1824 मतलब टिहरी रियासत स्थापित हो चुकी थी, टिहरी में काम चलने लग गया था, तो बाद में क्या होता है 1842 के आसपास, ठीक है, 1842 के आसपास जो टिहरी रियासत में था,
टिहरी रियासत में कुमाऊं कमिश्नरी ने यानी कुमाऊं कमिश्नर का प्रतिनिधि भी भेजा जाने लगा, यानी एक प्रकार का दूत टाइप का कह सकते हो। यानी कुमाऊं प्रतिनिधि 1842 के आसपास कहाँ भेजा जाने लगा, कुमाऊं का प्रतिनिधि, यानी कुमाऊं प्रतिनिधि का मतलब है कुमाऊं कमिश्नर का जो प्रतिनिधि था वो टिहरी रियासत में क्या किया जाने लगा, भेजा जाने लगा। वो 1842 में, डेट वेट से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 26 दिसंबर वगैरह दे रखी थी, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। 26 दिसंबर 1842 से क्या हो गया, कुमाऊं कमिश्नर का जो प्रतिनिधि था वो टिहरी रियासत में क्या कर सकता था, जा सकता था। और वो बंदा देहरादून कहीं बैठता था, अपने आप में एक डिप्टी कमिश्नर टाइप के मान सकते हैं, जो कुमाऊं कमिश्नरी का टिहरी रियासत में क्या करता था, प्रतिनिधि करता था, ठीक है। ये कहानी सब चल रही थी। टिहरी रियासत का जो शासक था यानी सुदर्शन शाह वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, ठीक है। तो अब भाई मिल ही गया था उसको, जब तो उसको मिल गया था तो उसने उसकी स्थापना की। तो टिहरी राज्य की जो स्थापना थी कब हुई थी, मतलब टिहरी की 28 दिसंबर 1815 को। इसने क्या कर दिया, टिहरी की स्थापना की। वो किसने की, सुदर्शन शाह ने यहाँ पे एक नगर बसाने की कोशिश की। तो कुछ गाँवों को 20, 25, 30 गाँवों को मिलाकर वहाँ पे इसने बसाने का काम किया, उस इलाके को विकसित करने का काम किया। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, टिहरी की स्थापना आपका 28 दिसंबर 1815 को। जब ये विकसित हुआ यहाँ की स्थिति बहुत बेकार थी, ठीक है। इसी दौरान एक मोरक्राफ्ट नामक व्यक्ति भी था जो पर्यटक के रूप में आया था, वो सुदर्शन शाह के समय आया था। उसने भी यहाँ की स्थिति का वर्णन किया और वो बताता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या था, वीरान इलाका था, सुदर्शन शाह के पास बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं था, ठीक है। कौन आया था, वो मोरक्राफ्ट। और ये जो मोरक्राफ्ट है वो कब आया था, सुदर्शन शाह के। अब जो टिहरी बसा था इसने क्या किया, इस टिहरी को दो नदियों के संगम पे, आपको पता होगा भागीरथी प्लस भिलंगना, ठीक है, यानी भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे इस टिहरी को बसाया गया था। और इसी के पीछे एक पर्वत श्रेणी भी थी, ठीक है, बाद में बताऊंगा। वो इस पर्वत श्रेणी के आसपास से घिर गया था और ये टिहरी जो राज्य था वो इस सुरक्षा की दृष्टि से, मतलब इसने क्या किया, नदी और पर्वतों के आसपास इसको बसाने का निश्चय किया। जब ये सब घटनाक्रम होता है तो अब क्या हो गया था, देखिए, जैसे सपोज उत्तराखंड का इलाका है, ठीक है। अब इस उत्तराखंड के इलाके में जैसे अलकनंदा है, इससे पूर्व का इलाका क्या कहलाया, उसके बाद ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया और ये क्या कहलाई, टिहरी रियासत कहलाई, ठीक है। अब ये टिहरी रियासत के अंदर जो थे, जो ब्रिटिश गढ़वाल, पहले जो श्रीनगर वगैरह के इलाके में जैसे सयाना लोग थे, कमीण लोग थे या जो जमींदार वगैरह आते थे, वो अब किसके अंदर आ गए, ब्रिटिश गढ़वाल, ठीक है, इधर के। बाकी का इलाका किसके पास गया, टिहरी रियासत के पास। अब जब टिहरी रियासत में स्टार्टिंग में कुछ नहीं था तो सुदर्शन शाह भी तो चाहेगा कि उसके पास भी राजभवन हो, वो भी एक बड़े बड़े भवनों में रहे, एक राजा की तरह रहे। तो 1848 ईस्वी में इसने क्या किया, पुराने दरबार के निर्माण का कार्य किया, ठीक है। कब किया, 1848 में। 1848 में इसने क्या बनाना शुरू किया, पुराना दरबार, ठीक है। पुराना दरबार एक प्रकार का अपने आप में क्या था, राजभवन था जिसमें राजा रहता था। और जो पुराना दरबार बना इसमें सुदर्शन शाह से लेकर प्रताप शाह तक राजा, इसमें इनका राज परिवार इसमें रहता था। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जब कीर्ति शाह शासक बनता है, कौन, कीर्ति शाह। इसने पुराना दरबार की जगह फिर एक नया राज दरबार बनाया, उसको बोला गया नया दरबार, ठीक है, नया दरबार है, नया राजभवन, ठीक है। और ये कब बना था, 1880-81 में, ठीक है। उससे पहले सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, ये लोग किस में रहते थे, 1848 से लेके आगे को क्या करते थे, पुराना दरबार में रहना शुरू कर दिया था। यानी जो टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने राजभवन बनाया, पुराना दरबार, वहां से जब कीर्ति शाह आया फिर उसने 1880-81 में नया दरबार बनाया, ठीक है। ये तो था एक बेसिक आइडिया। अब देखिए हम थोड़ा सा सुदर्शन शाह के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आप लोग हेडिंग डालिए सुदर्शन शाह, ठीक। देखिए सबसे पहली बात, अपने आप में एक प्रकार का ये कवियों को प्रेम करने वाला, कलाकारों का सम्मान करने वाला, विद्वानों ज्योतिषियों को संरक्षण देने वाला एक क्या था, राजा या महाराजा था, ठीक है। इसने एक प्रसिद्ध रचना लिखी, अपने आप भी लिखने का शौकीन था, जिसको बोला गया सभासार, ठीक है। अगर आपसे पूछता है सभासार किसके द्वारा लिखी गई है, आप क्या बताएंगे, सुदर्शन शाह। इस सभासार को इसने ब्रज भाषा में लिखा था, ठीक है। किस में लिखा था, ब्रज भाषा, ठीक। और इसके कितने खंड थे, 7 खंडों में इसने इसको क्या किया था, लिखा था, ठीक। 7 खंडों में सभासार की इसने रचना की थी। इसके अलावा इसके बारे में क्या था, ये अंग्रेजों का बहुत बड़ा कृतज्ञ था, अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा मानता था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ही इसको क्या दिया गया था, राज सत्ता दी गई थी। अंग्रेजों ने ही इसका सहयोग करके इसको राजा बनाया था, यानी टिहरी का इलाका इसको दिया गया। तो अंग्रेजों के साथ इसकी कृतज्ञता के कारण 1857 की जब क्रांति होती है, इसने भरपूर सहयोग किसको दिया, अंग्रेजों को
दिया है, ठीक है। यानी अगर आपसे कभी पूछता है 1857 की क्रांति में किस महाराजा ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की थी, वो कौन था? सुदर्शन शाह। और इसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि इसने 1857 में जब विद्रोह हुआ था अपना राजभवन त्याग कर वहाँ अंग्रेज अधिकारियों को रहने के लिए क्या दिया? जगह दी, ठीक है। और अपना कहा ना ऐसी अपने परिवार को नॉर्मल सी भवनों में रहने के लिए दिया। तो बहुत ज़्यादा इसने हेल्प की, किसकी? अंग्रेजों की। जो ये सभासार थी, इस सभासार में खुद को क्या कहता है? कवि सूरत, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछता है कौन सा जो वो था शासक था या महाराजा था जो कवि सूरत नाम से काव्य रचनाएं करता था, वो कौन था? सुदर्शन शाह। और इस सभासार में इसने खुद को क्या कहा है? कवि सूरत। इसके अलावा देखिए एक यहाँ पे इसकी वीरता के बारे में बहुत सारे किस्से हैं कि अपने आप में बहुत साहसी और वीर टाइप का था, ठीक है। एक अंग्रेज अधिकारी था फ्राइडन। ये लोग क्या करते हैं, एक बार मतलब अपने आप में किसी अपने शिकार वगैरह के काम में जाते हैं। उस शिकार वगैरह के काम में जाने के दौरान ये फ्राइडन नामक अधिकारी पे जब बाघ का झपट्टा पड़ता है तो सुदर्शन शाह उसको क्या करता है? बचा लेता है, ठीक है। यानी फ्राइडन को भी इसने क्या किया होता है? बचाया होता है। यानी इसकी अपने आप में एक प्रकार की वीरता का ये संकेत है, अपने आप में इसके एक प्रकार की क्या है? महानता का भी एक संकेत है। सुदर्शन शाह के बारे में इतना फैक्ट देखने के बाद इससे आगे को अब हम देखेंगे। देखिए क्या होता है, इससे आगे क्या होता है इसके टाइम पे। अब जैसे टिहरी के बारे में आप पढ़ोगे, आगे भी देखोगे, टिहरी में बहुत ज़्यादा जन आंदोलन हुए, चाहे वनों को लेके हो या शासकों के खिलाफ हो या राज्याधिकारियों के खिलाफ हो। इसके बीज वो पहले से ही बोए जा रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ था देखिए, मैं आपको हल्की सी स्टोरी बताता हूँ। जब यहाँ पे गोरखा शासन कर रहे थे उस दौरान क्या हुआ था, बहुत से लोगों की जमींदारी वगैरह छीन गई थी, ठीक है। अंग्रेज आए, अंग्रेजी ने उस जमींदारी वापस कर दी बहुत से लोगों को। उसके टाइम पे, इसके टाइम पे दो इलाके थे, एक तो रवाई का था, ठीक है, एक रवाई का इलाका था और दूसरा इसके साथ साथ सकलाना का इलाका था, ठीक है। ये सब टिहरी के इलाके थे, टिहरी रियासत के, ठीक। अब बाद में मैं इसको मैप वगैरह से दिखा दूंगा जब हम भूगोल पढ़ेंगे इसके। रवाई और सकलाना का इलाका था। इन इलाकों में क्या होने लग गया? जन विद्रोह होने लग गया, ठीक है। जनता ने क्या करना शुरू कर दिया? विद्रोह। अब हुआ क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसके टाइम पे दो बहुत चर्चित नाम थे 3 लोगों के, वो अपने आप में एक प्रकार के जमींदारी थे, ठीक है। उसमें एक शिवराम था, शिवराम, एक था काशीराम, ठीक है। एक गोविंद सिंह बिष्ट भी आते हैं अभी, काशीराम, एक बाद में कौन आता है? गोविंद सिंह बिष्ट, ठीक है। ये अपने आप में एक फौजदार टाइप का था और ये लोग एक प्रकार के जमींदार टाइप के थे जिनको जागीर मिले थे, ठीक है। अब देखिए राजा का उतना ध्यान नहीं गया तो इन लोगों ने प्रजा का शोषण करना शुरू कर दिया। अपने अंदर इनके अधिकार थे। अब पहले के टाइम पे क्या था, दंड देने का अधिकार तक भी होता था। इन लोगों ने क्या कर दिया, शिवराम काशीराम वगैरह ने ये रवाई के इलाके, सकलाना के इलाकों में अपने प्रतिनिधियों के साथ जो इवन अस्त्र शस्त्र लेके भी चलते थे, उनकी मदद से जनता का और भरपूर शोषण किया, चाहे लगान वसूली के बारे में हो, चाहे वनों पे अधिकार के मामले हो या किसी अन्य संपदा पे अधिकार के मामले पर। जनता बहुत ज़्यादा इसके टाइम पे क्या, इन लोगों के टाइम पे त्रस्त होने लगी थी। वो स्टार्टिंग दौर था, ठीक है। तो उस त्रस्तता के कारण क्या हुआ, जो इन इलाकों के सयाना, कौन कौन, सयाना, कमीण, मतलब एक प्रकार की पद होते थे, ठीक है। एक प्रकार के जैसे ग्राम प्रधान वगैरह समझ लीजिए, या प्रजा, इन लोगों ने आपस में मिलके इनके खिलाफ क्या कर दिया, जैसे शिवराम काशीराम, इनके जो बंदे थे, इनका जो गुट था, इनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है। विद्रोह होता है, आगे भी देखेंगे आप, जो गोविंद सिंह बिष्ट है ये भी क्या करता है कि कुछ परगनों के इलाकों को भड़का के राजा के खिलाफ क्या करने की सोचते हैं, षड्यंत्र करने की सोचते हैं, या आप वहाँ की प्रजा को परेशान करने का कार्य करते हैं। ये फौजदार भी था, ठीक है। इस प्रकार की घटनाएं किसके टाइम हो रही थी, सुदर्शन शाह के टाइम पे हो रही थी, ठीक है। तो सुदर्शन साहब के टाइम पे ये सब चीज़ हो रहा था, तो ब्रिटिश गढ़वाल को इसमें, सॉरी, जो ब्रिटिश कमिश्नरी थी या कुमाऊं कमिश्नरी थी, उन लोगों को इसमें क्या करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा, ठीक है। हस्तक्षेप के दौरान क्या होता, 1851 में एक अठूर वासी होते हैं, ठीक है। 1851 में अठूर एक जगह पड़ती थी, इन्हीं में एक गाँव था। इन लोगों ने भी क्या कर दिया, अठूर वासियों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। मतलब हस्तक्षेप से पहले, ब्रिटिश हस्तक्षेप से पहले 1851 कर देना, ठीक है, 1851। वो किसके खिलाफ किया, इसी गोविंद सिंह बिष्ट के खिलाफ अठूर वासियों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। इसकी नीतियों के कारण एक प्रकार का फौजदार या जमींदार, एक प्रकार का आप जो किसको कहते हैं, जो जिसके पास थोड़ा शक्ति होती है, ठीक है, समाज के आप कह सकते हैं दादागिरी टाइप का करने वाले, तो इसके खिलाफ क्या कर दिया, अठूर वासियों ने विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो कौन था, बद्री सिंह असवाल, ठीक है। कौन था, बद्री सिंह असवाल।
ठीक है, बद्री सिंह असवाल जी ने इनके खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जब सब ये घटना चक्र, जब घटनाक्रम होता, प्रजा खुश नहीं थी, राजा की भी नहीं सुनी जा रही थी, तो ब्रिटिश सरकार ने इसमें क्या किया, हस्तक्षेप किया। और हस्तक्षेप करने के बाद ये एक प्रकार का आदेश जारी कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, और वो किया 1835 में, यानी 4 जुलाई 1835 को ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश जारी किया। और उसमें ब्रिटिश ने ये कहा कि अगर कोई भी जमींदार या जिसको जागीर प्राप्त हो रखी है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको राजा से जागीर प्राप्त हो रखी है, यानी टिहरी रियासत के राजा से, तो अगर वो राजा की नहीं सुनता है या राजा के अगेंस्ट जाता है, तो राजा को ये अधिकार होगा कि उसकी जागीरदारी या जागीरदारी को क्या कर ले, वापस ले ले। ठीक है, जब ये आदेश जारी किया कि जागीरदारी राजा वापस ले सकता है आदेश न मानने पे या राजा के खिलाफ जाने पे, तब जाके थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, विद्रोह, मतलब जो यहाँ पे प्रजा वगैरह थी उसको थोड़ा सुकून मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा सुखी नहीं थी। आगे आप सुनेंगे, रवाई कांड पढ़ाऊंगा मैं आपको, तिलाड़ी कांड वगैरह पढ़ाऊंगा, इसके बीच यहीं से बोए जा रहे थे। ठीक है, ये सब चीज़ें होने के बाद अब इसके टाइम पे भी कुछ भू व्यवस्थाएं होंगी, जो परंपरा से चली आ रही भू व्यवस्था थी, इसने उसको छोड़ा, भू कर को छोड़ा, इसने एक नई तरीके से भूमि मतलब टैक्स वगैरह या आय का सोर्स अपनाया। उसमें इसने क्या किया, आप टोटल आय का 1/8 भाग तो आप किसके रूप में दोगे, अन्न के रूप में। ठीक है, अन्नादि जिसको कह सकते हैं आप, अन्न आदि के रूप में। ठीक है, अन्न या उसके आदि जो भी होगा, अन्न वगैरह, बाकी 7/8 भाग आप किस में दोगे, नकद के रूप में। ये किसने किया था, सुदर्शन शाह ने, ताकि क्या किया जा सके, राजकोष वगैरह जो भी है प्रजा के मतलब लेने का काम किया इसने। 1/8 भाग अन्नादि के रूप में और 7/8 भाग इसने किसके रूप में लेना शुरू किया, अन्नादि के रूप, मतलब वो नकद के रूप में लेना शुरू किया। ठीक है, अब देखिए, जब ये सुदर्शन शाह था, इसके टाइम पे बहुत सी प्रशस्ति वगैरह लिखी गई, तो उसी में एक बाड़ाहाट प्रशस्ति है। ठीक है, वो किसने लिखी मैं आपको बता देता हूँ। सुदर्शन शाह के समय में जो बाड़ाहाट प्रशस्ति लिखी गई, कौन सी, बाड़ाहाट प्रशस्ति। ठीक है, किसके टाइम पे कह रहा हूं मैं, सुदर्शन शाह के समय पे। इस बाड़ाहाट प्रशस्ति में इस सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। क्या कहा गया है, कलाविदों का शिरोमणि, कलाविदों का शिरोमणि। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि बाड़ाहाट प्रशस्ति में किसे कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है, आप क्या कहोगे, सुदर्शन शाह को कहा गया। ठीक है, अभी बताता हूं बाड़ाहाट प्रशस्ति किसने लिखी है। ठीक, इसके अलावा जैसे इसके समय में अनेक प्रकार के लोग रहते थे, कवि वगैरह भी रहते थे, उसमें एक था अजब राय। ठीक है, अजब राम ने इसको क्या नाम दिया, ज्ञाता, क्या दिया इसको, अजब राम। ठीक है, इसको क्या कहा, इसको दाता ज्ञाता और सुरमा। ठीक है, दाता ज्ञाता सुरमा से इसको क्या किया, एक ही है। ठीक है, दाता ज्ञाता सुरमा से अजब राम ने किसको, सुदर्शन शाह को क्या किया, संबोधित किया। ठीक है, यानी एक प्रकार से अपने आप में बहुत से इसके टाइम पे विद्वान वगैरह, ज्योतिष वगैरह रहते थे, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसके बारे में कौन सी मतलब चीज़ें प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कला प्रेमी था, बाड़ाहाट आदि जगहों पर इसने मंदिरों का भी क्या किया था, जीर्णोद्धार किया था। यानी बाड़ाहाट के आसपास, उत्तरकाशी के आसपास कुछ मंदिर थे पुराने, उसका भी इसने क्या किया था, जीर्णोद्धार किया। कला प्रेमी होने के कारण इसके समय में मौलाराम, इसको लिख लीजिए, मौलाराम कौन कौन से थे, देखिए, मौलाराम, चैतू और माणकू। ठीक है, ये सब के सब क्या थे, चित्रकार। इनको भी इसने कहते हैं आश्रय दिया था। अब आप ये मत कहना सर ये तो किसी और के दरबार में भी थे, और के दरबार में भी थे। जैसे कोई अब सरकार होती है, किसी सरकार में कोई मंत्री पद पे होता है, अगले साल मतलब कोई दूसरी सरकार बनती हो सकता है उसमें भी मंत्री पद पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मौलाराम, चैतू और माणकू जैसे चित्रकारों को भी इसने क्या दिया, संरक्षण दिया। अब देखिए, भगवान बद्रीनाथ का बहुत ज़्यादा क्या था, उपासक था, यानी बद्रीनाथ को बहुत मानता था, तो इसकी प्रजा इसको क्या देखती थी, एज ए बद्रीनाथ के रूप में भी कभी कभी देख देती थी। ठीक है, इसीलिए इसको एक नाम से संबोधित किया, उसका नाम था बोलंदा बद्रीनाथ। ठीक है, यानी अगर आपसे कभी पूछता है किस महाराजा या किस शासक को उसकी प्रजा बोलंदा बद्रीनाथ कहती थी, ठीक है, बोलंदा बद्रीनाथ, वो किसे कहती थी, आपका सुदर्शन शाह को बोलंदा क्या कहती थी, बद्रीनाथ कहती थी। कला प्रेमी था। इसके समय में जो हरिदत्त शर्मा था उसका राजकवि था, क्या था, हरिदत्त शर्मा। ठीक है, हरिदत्त शर्मा कौन था, सुदर्शन शाह का राजकवि था, और धर्म का भी ये क्या था, ज्ञाता था, यानी धर्म के मामले में भी यही देखता था, यानी राजधर्म वगैरह जो भी होंगे, यानी धर्माध्यक्ष भी था। ठीक है, एक हरिदत्त शर्मा क्या था, एक तो राजकवि था, दूसरा क्या था, धर्माध्यक्ष था। ठीक है, धर्माध्यक्ष। ठीक,
तो इसी हरिदत्त शर्मा ने बाड़ाहाट प्रशस्ति लिखी है सुदर्शन कालीन। अगर आपसे कभी पूछता है सुदर्शन कालीन बाड़ाहाट प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप क्या कहोगे, हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। जिसमें बाड़ाहाट प्रशस्ति में सुदर्शन शाह को क्या कहा गया, कलाविदों का शिरोमणि कहा गया, मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा देखो एक प्रसिद्ध इसके टाइम पे नाटक भी लिखी गई है, उसका नाम है सुदर्शनादेवी, ठीक है। क्या है, सुदर्शनादेवी। किसने लिखी है, सुदर्शन, ठीक है। ये लिखी है कुमुदानंद ने। किसने, कुमुदानंद, ठीक है। सुदर्शनादेवी काव्य किसने लिखी है, या कविता तो नहीं, एक प्रकार का नाटक था या काव्य था, जो भी है, ठीक है, काव्य है संभवतः ये, इसको आप काव्य करना है, ठीक है, नाटक नहीं है, सॉरी आप लोगों से। सुदर्शनादेवी काव्य किसने लिखी है, कुमुदानंद ने, वो इसी के दरबार में कहीं रहता होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रमुख ज्योतिष भी इसके दरबार में रहते थे, उन ज्योतिषों के बारे में आप लोगों से पूछ सकता है। एक जैसे सत्यानंद था, एक दुर्गादत्त था, एक वासवानंद था, ठीक है। सत्यानंद, दुर्गादत्त और वासवानंद, ये सब के सब क्या थे, ज्योतिष थे, जो किसके दरबार में किसने आश्रय दिया था आपका, इसको सुदर्शन शाह ने। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। अलावा देखिए कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको, ठीक है, किसके बारे में, ये सुदर्शन शाह ये संस्कृत का भी प्रेमी था, ठीक है। किसका प्रेमी था, संस्कृत का प्रेमी था। तो इसका प्रमाण मिलता है, इसके द्वारा कुछ मुद्राओं पे संस्कृत भाषा में चीज़ें लिखवाई गई, ठीक है, इसकी मुद्राओं में। अब आप कहोगे सर मुद्राएं कहाँ से चलाई, मुद्रा का मतलब हो सकता है आज की जैसी मुद्रा ना हो, जिसमें भी किया आप समझ लीजिए लिखा है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। मुद्राओं में इसकी संस्कृत का क्या मिलता है, अभिलेख या कुछ मतलब जो इसने खुदवा रखा है उसको मिलता है, ठीक। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसे ये सुदर्शन शाह था, ये बहुत मतलब मैंने आपको कहा ना, इसके दरबार में क्या होते थे, बढ़िया गोष्ठियाँ भी चलती थी, बढ़िया संस्कृत वगैरह में नाटक वगैरह भी चलते थे, और इसके दरबार में विद्वानों के आपस में क्या चलती थी, डिस्कशन चलती थी, बहुत बढ़िया बढ़िया इसके समय पर क्या होता था, काम होता था, ठीक है। तो इसकी गुण गाथा को सुन के, इसके गुणगान को सुन के इधर उधर से भी लोग इसके दरबार में आए, जिनमें से 2-3 प्रसिद्ध नाम बताऊंगा। एक का नाम है गुमानी पंथ, एक का नाम आपका क्या है, गुमानी पंथ, मनोरथ, और ये तो कुमाऊं से आए थे, ठीक है। ये 2 लोग कौन आए थे, आपने गुमानी पंथ जी का नाम भी सुना होगा। गुमानी पंथ और मनोरथ कुमाऊं से इसके दरबार में आए थे, इसके गुणगान सुनने के बाद। कितनी मतलब बड़ी विशेषता है, खुद ही सोच लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ एक नेपाल से भी आया था, उसका नाम था मोक्ष मंडल, ठीक है, मोक्ष मंडल। ये मोक्ष मंडल नेपाल से इसके दरबार में आया था, ठीक है, इसके गुणगान को सुन के कि ये राजा आखिर इतना जिसका गुणगान हो रहा है वो आखिर कौन है। अब जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लग रहा है, भगवान करे वो क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाए, आपका 1 नंबर चल जाए, और जो ये मतलब ऐसे नहीं पढ़ता इस तरीके से वो बेहोश हो जाए, आप लोग बेहोश होने से बचें और आप 1 नंबर की यहाँ पे लीड लें, ठीक है। इसके दरबार में एक प्रसिद्ध काव्य की कविता की रचना की गई है, उसका नाम है सुदर्शन दर्शन, ठीक है। इसको इंपोर्टेंट कर देना आप, सुदर्शन दर्शन, ठीक है। ये जो सुदर्शन दर्शन है ये लिखी है मौला राम ने, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें ऐसा क्या है जो इंपॉर्टेंट है, आप इतना मतलब इसको फोकस कर रहे हो, बेहोशी की बात कर रहे हो। देखिए मौला राम ने तो बहुत चीज़ें लिखी है, मौला राम का कुछ भी आ सकता है, ये क्यों आएगा मुझे क्यों लगता है व्यक्तिगत तौर पे, ये सुनिए, ठीक है। आपको भी लगेगा कि यार हाँ ऐसा है। देखिए आप लोग ये जानते हैं कि मौला राम ने क्या किया था, गोरखाओं से सहायता ली थी। आपको पहले बताया था गोरखा दरबार से यानी नेपाल दरबार से उसके लिए कुछ भेंट वेट स्वरूप आती थी, ठीक है। गोरखाओं की कहीं ना कहीं वो गोरखाओं से संबंध स्थापित किए थे, गोरखाओं से संबंध स्थापित किए थे। तो मौला राम को ये लगा सुदर्शन शाह ने मुझे बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं दी, यानी मेरा बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं किया, जबकि सुदर्शन शाह के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें भी लिखता है, लेकिन सुदर्शन शाह के बारे में बहुत नेगेटिव भी ये लिखता है। इसको ये लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिला, तो इसने सुदर्शन दर्शन काव्य में क्या कर देखा है, सुदर्शन शाह के बारे में कुछ उल्टी सुल्टी बातें लिखी हैं। उसमें ये कहना चाहता है कि इसके दरबार में जो कवि थे, कलाकार थे, चित्रकार थे, कोई खुश नहीं था, हर कोई टिहरी से भागना चाह रहा था, और टिहरी रियासत में बिल्कुल भी इसने सम्मान नहीं दिया। वो क्यों कहा, क्योंकि मौला राम को ये लगा कि सुदर्शन शाह ने उसको पर्याप्त सम्मान नहीं दिया। और सुदर्शन शाह ने ऐसा क्यों किया, सुदर्शन शाह जानता था कि इसने गोरखों से क्या ली थी, अपने आप में एक प्रकार के संबंध स्थापित किए थे, और गोरखाओं ने ही पवारों को यहाँ क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है। इसी वजह से मौला राम सुदर्शन शाह को इस काव्य के माध्यम से, सुदर्शन दर्शन काव्य के माध्यम से सुदर्शन शाह को कुछ नामों से संबोधित करता है, जिसमें उसके प्रसिद्ध आपको मैं नाम बताता हूँ। एक तो ये
कृपण कहते हैं इसको, ठीक है। 2-3 नाम आपको बता देता हूँ मौलाराम द्वारा जो कहा गया। एक को क्या कहा गया, कृपण, एक को कृपण लिख लीजिए आप, कृपण, सोम और खसिया नृप, ठीक है, खसिया नृप। इन नामों से क्या करता है मौलाराम का सुदर्शन शाह को संबोधित करता है। जैसे सोम भी कह देता है कभी कभी, कभी कभी खसिया नृप कहता है, कभी कभी कृपण कहता है, ठीक है। एक प्रकार के नकारात्मक शब्दों से इसको क्या करता है वो संबोधित करता है। ये नहीं देखना है आपको खसिया नृप किसके कहा गया, ये कहा गया मौलाराम की। ये आपको याद रखना चाहिए कि सुदर्शन दर्शन काव्य जो है वो मौलाराम ने उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया, यानी अपने आप में क्या कहा गया, सोम कहा गया है, कृपण कहा गया है और खसिया नृप, ठीक है। इसको सोम कह देना आप, सोम नहीं तो सोम होगा, ठीक है, कुछ भी है, सोम वगैरह जो भी है, ठीक। इसको, ये तो किसके बारे में था, सुदर्शन दर्शन के बारे में। फाइनली 1859 में इसका निधन हो गया। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या चाहते थे कि मुझे श्रीनगर का इलाका मिल जाए, तो इसने 1857 की क्रांति में भरपूर सहयोग किसका किया था, ब्रिटिश का। और ब्रिटिश ने ये तय किया था हम इसको बिजनौर देंगे, क्या देंगे, बिजनौर देंगे। जब बिजनौर का इलाका इसको मिलना था, ये ब्रिटिश के साथ फिर भी कांटेक्ट में था कि मुझे श्रीनगर दिला दो। बात होती न होती, डील होती नहीं होती, उससे पहले इसका क्या हो गया, निधन हो गया। ये ऊपर भगवान को प्यारा हो गया, ठीक है। सुदर्शन शाह के बाद जो अगला बैठता है वो कौन था, भवानी शाह, ठीक है। भवानी शाह के बारे में देखिए, भवानी शाह के बारे में आपको मैं बताता हूँ। इसके समय में क्या चला था, उत्तराधिकार का युद्ध, मतलब एक प्रकार का उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था। अब देखिए जब सुदर्शन शाह जिंदा था, इसकी 2 शादियाँ वगैरह थी, तो एक से कौन निकला था, मतलब एक इसका बेटा था, वो कौन था, शेर शाह, ठीक है। इसको आप शेर शाह कर दीजिए। और दूसरा कौन था, दूसरा पुत्र इसका था भवानी शाह, ठीक है। अब शेर शाह और भवानी शाह था, जो सुदर्शन शाह बुढ़ापे में ही भवानी शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुका था, लेकिन शेर शाह और उसकी माता को ये पसंद नहीं था, तो उनने भवानी शाह को पद से हटाते हुए मतलब 9 महीने तक क्या किया, यहाँ पे शासन किया, ठीक है। 9 महीने तक गद्दी पे वो बैठे। अब 9 महीने तक गद्दी पे बैठे तो भवानी शाह जो था वो क्या हो गया था, विचलित टाइप का भी हो गया था। तो इस स्थिति को देखते हुए, जबकि वास्तविक गद्दी पे किसको बैठना था, भवानी शाह को, तो ब्रिटिश कमिश्नर को यहाँ पे क्या करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा। और हेनरी रैमजे ने यहाँ क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया, ठीक है। रैमजे 1859 में कहाँ आते हैं, आपका 1859 में, ठीक है। 1859 में आते हैं और कहते हैं कि तो टिहरी का अगला राजा होगा, कौन होगा, भवानी शाह, क्योंकि यही क्या है, एक वैलिड तरीके से राजा है, जिसको इसके पिता ने इसको पहले ही राजा घोषित कर दिया है, ठीक है। तो रैमजे साहब ये सब करते हैं, तो इनका युद्ध, मतलब युद्ध नहीं, अपने आप में एक छोटा मोटा संघर्ष, या आप जो कह सकते हो स्थिति सही नहीं थी, तो शेर शाह नजरबंद होकर देहरादून चला जाता है, दून में क्या हो जाता है, नजर बंद हो जाता है। तो भवानी शाह बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं रखता था किसमें, प्रजा वगैरह में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था इसका। टोटल ध्यान किस चीज़ में था, एक तो तीर्थ यात्रा में, दूसरा दान करने में, ठीक है। इस चीज़ के लिए जाना गया। तो इसने जब ये राजा बना तो इसके समय में जो मेन चीज़ देखता था वो इसका दीवान देखता था, ठीक है। अपना ही बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखता था, तो दीवान कार्यभार संभालता था, चीज़ों को देखता था। तो बताइए, राजा प्रजा के बिना अधूरी है, ठीक है, या प्रजा राजा के बिना अधूरी है, ठीक है। प्रजा को जब उसका प्रॉपर राजा ध्यान नहीं दे रहा, दीवान देख रहा, तो इसके समय में संघर्ष होना जरूरी था। तो राज दरबारों, मतलब राज दरबार या प्रजा के बीच बहुत, प्रजा के आपस में क्या थी, बहुत ज़्यादा संघर्ष यानी विद्रोह हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि जो उच्चाधिकारी थे राजकाज में जो पद संभालते थे, उन पे राजा का नियंत्रण नहीं था, उन लोगों ने प्रजा का क्या किया था, शोषण किया। तो इसी कड़ी में क्या होता है, आपका जौनपुर के इलाके में 2 जगह, ठीक है, एक कहाँ, जौनपुर, दूसरा रवाई, ठीक है। इन इलाकों में क्या होने लग जाता है, फिर से षड्यंत्र, यानी फिर से एक विद्रोह होने लग जाते हैं। कुछ लोग जो शेरशाह के समर्थक थे, जो दून था, वो क्या करते हैं, राजा को हटाने की कोशिश करते हैं और अलग अलग परगनों की प्रजा को भड़काने का काम करते हैं राजा के खिलाफ, ठीक है। ये सब स्थिति क्या होने लगी थी, प्रजा के बीच विद्रोह होने लग गया था, प्रजा परेशान होने लगी थी। जो उच्चाधिकारी थे उनको मतलब जो प्रजा को थे सही तरीके से डील नहीं कर पाते थे, ठीक है। ये सब स्थिति देखने के बाद, रवाई और जौनपुर की स्थिति देखने के बाद, जब अलग अलग जगह ये समस्या हुई, तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक गांव का नाम बताया था, तो उसी गांव में यानी 1861 में रैमजे साहब एक और बार क्या करते हैं, भू बंदोबस्त है, भू व्यवस्था करते हैं, ताकि जो विद्रोह है या जो नाराजगी है प्रजा की, वो थोड़ी सी क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है। वो गांव था अठूर गांव, वही, ठीक है। और जो बंदोबस्त था उसको क्या कहलाया, 12 आना BC, 12 आना BC, ठीक है। 12 आना BC वहाँ पे क्या कहलाया, इसको कहा गया, ठीक है। जो बंदोबस्त किसने किया, ये रैमजे साहब ने किया।
और अठूर गांव में किया, टिहरी में, ठीक है, टिहरी रियासत में। तो रैमजे साहब ने ये किया, तो थोड़ा सा विद्रोह यहाँ पे कम होता है जो भू व्यवस्था की, ठीक है। 1862 के आसपास भवानी शाह ने एक और चीज़ की। भवानी शाह ने वो क्या किया, हिंदी संस्कृत पाठशाला की स्थापना देवप्रयाग में। क्या किया, हिंदी संस्कृत पाठशाला, ठीक है। और ये कहाँ किया, देवप्रयाग में किया, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछते हैं हिंदी संस्कृत पाठशाला देवप्रयाग में किसने बनाया, वो था भवानी शाह। उसके बाद बहुत ज़्यादा इसके बारे में इतने फैक्ट है नहीं, आगे जाके 1870-71 में इसका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, ठीक है। 1871 में इसका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, यानी ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। बाकी इसका जो तीर्थ यात्रा वगैरह उसी में ध्यान था, ठीक। ये तो था आज की क्लास आपकी किसके बारे में, टिहरी रियासत के बारे में। अब सुन लीजिए, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी वगैरह सही चल रही होगी, सही दिशा में आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसे ही चल रहे होंगे। देखिए, हमारे आगे की प्लानिंग क्या होगी, अब एक आध क्लास तो उत्तराखंड की आने वाली है, संडे को आप लाइव क्विज में आएंगे, मंडे से फिर नया शेड्यूल होगा, जो भी आएगा। मैं क्या करूँगा, देखिए, उत्तराखंड के इतिहास की बहुत ज़्यादा क्लासें नहीं बची हैं, ठीक है। हम लोगों ने इतने चैप्टर करने के बाद मुझे पता है उत्तराखंड के इतिहास में आपके 2 टॉपिक बचे हैं टिहरी रियासत कंप्लीट होने के बाद। एक, प्रागैतिहासिक उत्तराखंड, प्रागैतिहासिक उत्तराखंड, जहां आप लाखा मंडल, पेटसाल, लोथाप, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, ये कहाँ मिला, वो कहाँ मिला, छागलेस वगैरह, ये सब पढ़ते हो। उत्तराखंड प्राकृतिक, यानी उत्तराखंड मतलब सॉरी जो प्रागैतिहासिक, ठीक है। उत्तराखंड नाम की उत्पत्ति, गढ़वाल नाम, कुमाऊं मंडल, मतलब कुमाऊं, गढ़वाल, केदारखंड में क्या कहा गया है, इसमें क्या स्कंद पुराण में क्या कहा गया, ये सब चीज़ें जो स्टार्टिंग है। एक चैप्टर मेरा ये छूटा है, ठीक, ये मैंने पढ़ाना है। दूसरा चैप्टर उत्तराखंड राज्य में, जो उत्तराखंड राज्य का स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, ठीक है। यानी जो स्वतंत्रता संग्राम में है वो उत्तराखंड की भूमिका, स्वतंत्रता संग्राम में यूके की भूमिका, ठीक है। 2 चैप्टर मेरे ये बचे। इसके लिए आप मान के चलिए टोटल मिला के 7 से 8 क्लासेज, इतने में हम इसको उत्तराखंड की हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने से काम नहीं चलने वाला है। फिर क्या होगा, देखिए, जब आप ये सब कर लेंगे उसके बाद मैं उत्तराखंड का क्या लेके आऊँगा, भूगोल लेके आऊँगा, उत्तराखंड की जियोग्राफी, और वो शुरू होगा 13 डिस्ट्रिक्टों से, ठीक है। 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, चप्पा चप्पा उसका छाटेंगे, ठीक है। जब इसको पढ़ेंगे, इस दौरान क्या चल रहा होगा, हर क्लास से पहले 5 से 10 क्वेश्चन उत्तराखंड हिस्ट्री क्विज के रूप में मैं आपको बताऊंगा। यानी मैं ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये है। वो टोटल उत्तराखंड का इतिहास का होगा। बहुत से लोग मुझे स्टार्टिंग से कहते सर क्विज करा दीजिए, क्विज करा दीजिए। पॉसिबल ही नहीं था स्टार्टिंग से क्विज कराना भाई, जब टॉपिक ही नहीं है मेरे पास, मैं क्यों बीच से कुछ करा दूँ। अब मेरे पास कहने के लिए हो गया कि मेरे पास उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा रखा है, उससे मैं कुछ करूँगा। यानी ये टॉपिक चल रहा होगा, 5 मिनट स्टार्टिंग के ये चलेंगे, 5 से 10 मिनट, ठीक है। मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उत्तराखंड की हिस्ट्री के। जब भूगोल खत्म होगा, अगली चीज चल रही होगी उत्तराखंड की, उसमें मैं भूगोल के कुछ कराऊंगा, ठीक है। इस प्रकार से ये चलेगा। अब देखिए, बहुत से लोग कहेंगे सर जनजाति पढ़ाइए, बहुत से लोग पत्रकारिता का इतिहास, बहुत से लोग बुग्याल मंदिर, वो क्या रहेगा, इंडिविजुअल टॉपिक रहेंगे, ठीक है। जैसे कभी उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल पढ़ा दिया, कभी उत्तराखंड के प्रसिद्ध टेम्पल पढ़ा दिए, कभी उत्तराखंड की प्रसिद्ध झीलें पढ़ा दी, कभी उत्तराखंड के पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा दिया, कभी उत्तराखंड में जो आपका ये पहनते हैं, आपका ये जो आभूषण वगैरह पहनते हैं, उनके बारे में पढ़ा दिया। इस टाइप की चीज़ें जो है इंडिविजुअल टॉपिक के अंदर आएंगी। कभी जनजाति पढ़ा दिया, कभी कुछ कर दिया, ठीक है। वो क्या आएंगे, इंडिविजुअल टॉपिक, वो अभी नहीं आएगा, ठीक है। जब सब चीज़ हम इस प्रकार से करेंगे उसके बाद इंडिविजुअल, ठीक। बाकी देखिए, जो कुछ भर्तियां आएंगी वो तो आनी तो तय हैं, आप भी जानते हैं, चुनाव होना है, स्टंट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उससे पहले उस भर्ती के लिए मैं इंडिविजुअल जो पोस्ट आएंगी उसकी आपको प्रिपरेशन कराना शुरू कर दूंगा। अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको मैं सिखा रहा हूं। जब अब नई भर्ती आएगी, आप फॉर्म फिल करेंगे, वहां से मैं आपको एग्जाम को निकालने के लिए पढ़ाना शुरू कर दूंगा। यानी मैं ये कहूँगा मैंने ये पढ़ा रखा है तो आप इसका क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं ये कहूँगा मैंने ये पढ़ा रखा है, आप इसको नोट कर दीजिए, तैयार कर दीजिए। वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा आपको, उसमें उसका नाम लिखना होगा, स्टडी विथ योगेश, ठीक है, ये करना होगा। और ये सिर्फ एग्जाम के हिसाब से 1 लाइनर भी हो सकते हैं। यानी 1 लाइनर, अगर मैं आ रहा हूँ, मैं कहूँगा जीएस आज तैयार कीजिए, आज ये क्वेश्चन तैयार होगा, आज ये तैयार होगा, उसमें डीप नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल डीप नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर,
पूरा मतलब इस प्रकार से हम चलेंगे, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी की क्लासेज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक पोस्ट नहीं आने वाली है या नहीं आती हैं, जिस चीज़ का मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, आप भी कर रहा हूँ, आप लोग क्या कीजिए, उन वीडियोस को रेगुलर फॉलो कीजिए ताकि मुझे आसानी हो आप लोगों को बताने में। कोई ये न कहे सर आप रटा रहे हैं जैसे और लोग रटाते हैं। मेरा काम रटाना नहीं होगा, मेरा काम सिखाना होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आप लोगों का पूरा साथ दूंगा। आप लोग मेरी तरह, मेरे जैसे मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, आप लोग इसी प्रकार से काम कीजिए, इसी प्रकार से मेहनत कीजिए। तो ये तो हमारी आगे की क्या रहेगी, प्लानिंग रहेगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग इसको ढंग से तैयार कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।